दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन साउथ मूवी जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी। मूवी का नाम है मारीची। अब आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में अकेली घूम रही होती है और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी उसके पीछे से कोई आदमी आकर उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर वो आदमी उसके पास आता है जिसने अपने फेस को छुपाने के लिए क्रीपी मास्क पहना होता है। यहाँ वो उस लड़की के साइड में एक शंख और फूल रख के चला जाता है। यहीं पर सीन कट होता है। अब हम भैरवा नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसकी पत्नी मोना की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और तभी उसकी आंख खुलती है। दरअसल ये इसका एक नाइटमेयर था क्योंकि भैरवा की वाइफ मोना की बहुत पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब भैरवा को उसी के नाइटमेयर्स आते रहते हैं। फिर सुबह सुबह भैरवा के पास उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे मशरूम फेस्टिवल के टाइम हुए मर्डर केस को याद दिलाते हैं जिसमें जाने माने डॉक्टर हर्षवर्धन की मौत हो गई थी और उनकी बॉडी के साइड में कोई अलग तरह के फूल मिले थे। फिर वो भैरवा को डॉक्टर पायल के मर्डर के बारे में बताता है जिसको खूनी ने खाई से फेंक दिया है और ये वही मर्डर है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब उसके सर कहते हैं कि ये काम लगता है किसी साइको किलर का है, इसलिए मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ ताकि तुम खूनी को जल्दी से पकड़ो और ये बात मीडिया में न आने पाए। इसके बाद भैरवा अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर पायल को पहले किसी ने धक्का दिया और फिर उसको पत्थर से मार दिया। इतना ही नहीं, खूनी ने पायल की बॉडी पर एसिड भी गिराया था। फिर भैरवा पायल के साइड रखे शंख और फूल को देखता है जिसे देख के वो सोचने लगता है कि ये फूल तो महादेव की पूजा में यूज होते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो यहाँ कैसे आए। जिसके बाद वो डॉक्टर पायल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम आर्यन और लड़की का नाम याकिरा होता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। आर्यन का काम स्टॉक में पैसे लगाने का था और याकिरा एक डॉक्टर थी। अब ये दोनों कुछ दिन के लिए मंगलोर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इधर डॉक्टर पायल का पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इस पर जो एसिड गिरा था वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और पायल की बॉडी के पास मिले फुटप्रिंट से हमें पता चला है कि खूनी का पैर एक साइड से छोटा है और वो ठीक से नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ हम याकिरा और आर्यन को देखते हैं जो मंगलोर पहुंचकर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ याकिरा देखते हैं कि मंगलोर में डॉक्टर रमन राव भी आ रखे हैं और ये भी उसी हॉस्पिटल में काम करते हैं जिसमें याकिरा है। फिर वो देखते हैं कि आर्यन डॉक्टर रमन राव से कुछ बात करके वहाँ से चले जाता है। याकिरा को लगता है कि शायद आर्यन उन्हें जानता होगा, जिसके बाद वो ये सब इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अब डॉक्टर रमन राव के पास कोई भी नहीं था, वो अकेले बैठे होते हैं। पर तभी उनके पीछे कोई मास्क वाला आदमी आता है और उन्हें बांध के उसके मुंह में मधुमक्खी डाल देता है जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। और फिर वो किलर उनके साइड में एक गिलास और फूल रख के चले जाता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किलर अपनी निशानी छोड़ रहा हो। अब उस जगह के रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर रमन राव को मरा देखती है तो वो पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। इधर जब इस मर्डर के बारे में भैरवा को पता चलता है तो वो अपनी टीम के साथ मंगलोर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर रमन राव की मौत मधुमक्खी के काटने से हुई है और वो वहां प्राइवेट बीच पर रुके थे। जिसके बाद भैरवा किसी को भी यहां से जाने के लिए मना करता है। अब भैरवा को 3 लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि डॉक्टर रमन राव के पास याकिरा और आर्यन को देखा गया था। जिसके बाद भैरवा याकिरा और आर्यन को पुलिस स्टेशन बुलाता है पूछताछ करने के लिए। पर वहां जाने से पहले याकिरा के पास उसी किलर का कॉल आता है और वो उसे पुलिस को झूठ बोलने के लिए कहता है कि कहना तुमने रमन राव को कहीं नहीं देखा और अगर तुमने वहां कुछ भी बोला तो आर्यन को मार दूंगा। फिर वहां पहुंचने के बाद भैरवा उनसे रमन राव के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों ही मना कर देते हैं कि उनको वो नहीं जानते थे। यहाँ भैरवा को याकिरा पर शक होता है क्योंकि वो तो रमन राव के साथ ही काम करती थी, पर फिर भी वो उन्हें जानने से मना कर रही थी। हालांकि अब कोई सबूत न होने की वजह से भैरवा उन्हें जाने के लिए कह देता है। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद याकिरा आर्यन से पूछती है कि तुम बीच पर रमन राव से क्या बात कर रहे थे, जिस पर आर्यन कहता है कि ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहा था और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये केस बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा था जिसमें आए दिन डॉक्टर मर रहे थे। इसके लिए भैरवा अपनी टीम को डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पायल और डॉक्टर रमन राव के बारे में पता लगाने को कहता है।
कि इन्होंने हाल ही में कहीं मिल के साथ कोई काम तो नहीं किया था। साथ ही वो रमन राव के बेटे भीगू और याकिरा के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाने को कहता है, जिसके बाद वो मंगलोर से वापस आने लगते हैं। अब रास्ते में वो एक तांत्रिक को देखते हैं जिसके पास एक औरत अपनी बेटी को झाड़ फूक के लिए लेकर आती है। तब भैरवा तांत्रिक को ये सब करता देख उस औरत को अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, जिस पर वो औरत बताती है कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेकर गई थी, पर जब भी वो कुछ मीठा खाती तो वो अलग तरह से बिहेव करने लगती। इसलिए हम अपनी बेटी को बाबा के पास लेकर आए हैं ताकि इसके अंदर बैठे भूत को हम भगा सकें। जिसके बाद ऑफिसर मैत्री भैरवा को इन्हें समझाने से मना करती है और कहते कि ये सब हमारी नहीं सुनने वाले, यहाँ से चलते हैं। फिर घर पहुँचने के बाद भैरवा उस केस के बारे में सोचने लगता है कि जब डॉक्टर हर्षवर्धन का मर्डर हुआ तो उनके पास एक टाइगर मिला, जिसके बाद अगला मर्डर डॉक्टर पायल का जंगल में हुआ और उनके पास एक शंख मिला। इसके बाद डॉक्टर रमन राव का मर्डर बीच पर हुआ और उनके पास एक गिलास मिला। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अब भैरवा को ये तो समझ आ रहा था कि खूनी हमें अपने अगले मर्डर के बारे में पहले ही बता देता है कि वो किस तरीके से मर्डर करने वाला है। साथ ही खूनी कोई ऐसा इंसान है जिसे उन तीनों के बारे में सब कुछ पता था कि वो कब कहाँ जाने वाले हैं। और खूनी इतना शातिर भी है कि उसने सारे मर्डर ऐसी जगह करे हैं जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं लगे। अब अगले दिन भैरवा को उसकी टीम रमन राव के बेटे के बारे में बताती है कि वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। साथ ही वो उसे बताते हैं कि रमन राव ने हाल ही में ही एक कैंप लगाया था जिसमें पायल, हर्षवर्धन और रमन राव ने साथ मिलकर काम किया था। इसके बाद जब वो रात को अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में भैरवा को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसे कुछ लोग दिखते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है कि वो अपनी ड्यूटी के कारण इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि वो मोना को तो भूल ही गया था और इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई भी होने लगी थी। यहाँ तक कि एक दिन तो मोना ने ड्रिंक भी कर ली थी, जिस पर भैरवा ने उसे खूब डांटा था। हालांकि मोना का कहना था कि उसने ड्रिंक नहीं करी, पर वो तो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन भैरवा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी तरफ हम याकिरा और आर्यन को देखते हैं, जहाँ याकिरा आर्यन से पूछती है कि हम शादी कब कर रहे हैं। आर्यन उससे कहता है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे और तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलकर वो वहाँ से कहीं चले जाता है। अब उसके जाने के बाद याकिरा टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि कोई सीरियल किलर डॉक्टर्स को मार रहा है और इसे देखकर याकिरा बहुत डर जाती है क्योंकि वो भी तो एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो पुलिस के पास अपने बचाव के लिए जाने लगती है, पर तभी उसके पास किलर का कॉल आता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुमने अभी न्यूज पर देखा। तब ये बात सुनकर याकिरा बहुत डर जाती है और पुलिस स्टेशन नहीं जाती। इधर भैरवा अपनी टीम के साथ डॉक्टर रमन राव के कैंप की वीडियो देख रहा होता है, जहां वो देखता है कि इन तीनों डॉक्टर्स के साथ एक और डॉक्टर जोसेफ भी वहां थे और हो सकता है कि किलर का अगला शिकार अब वही हो। जिसके बाद वो सब डॉक्टर जोसेफ को कॉल करने लगते हैं, पर उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब भैरवा डॉक्टर रमन राव की बॉडी के पास मिले ग्लास को मंगवाता है, जिसे देखने पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर भैरवा गलती से उस ग्लास को प्रोजेक्ट के आगे रख देता है, जिसकी लाइट से उस ग्लास में स्केलेटन दिखता है और ये देखने के बाद उसे पता चलता है कि किलर अब डॉक्टर जोसेफ को हैलोवीन पार्टी में मारेगा। पर तभी उन्हें याद आता है कि हैलोवीन पार्टी तो आज ही है। जिसके बाद भैरवा अपनी पूरी टीम के साथ हर हैलोवीन पार्टी में जाकर डॉक्टर जोसेफ को ढूंढता है और आखिर में वो उसे मिल भी जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस पार्टी में आर्यन और याकिरा भी आ रखे हैं। इधर मैत्री डॉक्टर जोसेफ से पूछती है कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा था, जिस पर वो बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने अपना नया नंबर लिया है। फिर वहाँ भैरवा आता है और उन्हें बताता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। पर तभी उनके पास एक लड़की आती है जो उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर भैरवा तो उसे पीने से मना कर देता है, पर डॉक्टर जोसेफ उसे ले लेते हैं। अब भैरवा जोसेफ से उस कैंप के बारे में पूछता है जिसमें उन चारों ने मिलकर काम किया था। तब डॉक्टर जोसेफ उन्हें बताते हैं कि हम 4 नहीं बल्कि 5 थे। दरअसल हमारे साथ डॉक्टर याकिरा भी उस कैंप में थी और उन्होंने ये फोटो क्लिक करी थी, जिस वजह से वो उस फोटो में नहीं है। ये सुनते ही भैरवा हैरान हो जाता है कि याकिरा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब ये बात बताने के बाद डॉक्टर जोसेफ ड्रिंक पीते हैं, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ भैरवा देखता है कि टेबल पर वही फूल और आर्टिफिशियल आइस रखी है, जिस पर उसकी नजर पहले नहीं गई थी। इसके बाद वो किलर को ढूंढने लगता है, पर वो अब तक वहाँ से भाग निकलता है और उन्हें बाउंड्री पर किसी का ताजा खून मिलता है, जैसे अभी कोई यहाँ से कूदकर भागा हो।
अब वो उस खून को फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं और याकिरा के बारे में पता करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि याकिरा किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर भैरवा उससे मिलने हॉस्पिटल जाने लगता है। इधर किलर याकिरा को किसी बहाने से रूम में भेजकर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाकर उसे मार देता है और उस रूम के बाहर फूल रख के चला जाता है। इसके बाद जब वहाँ भैरवा पहुँचता है तब तक तो याकिरा की मौत हो चुकी थी और उसे रूम के बाहर बस फूल पड़े मिलते हैं, जिसका मतलब था कि किलर का बदला पूरा हो गया और अब वो किसी और का मर्डर नहीं करने वाला। इधर पुलिस आर्यन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें उसके घर में वही फूल मिले थे जो किलर मारने के बाद डेड बॉडी के पास रखता था। फिर भैरवा उस फूल के बारे में उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, जिस पर आर्यन बताता है कि वो उसकी माँ ने उसे भेजे थे ताकि पूजा के टाइम में यूज कर सके। फिर आर्यन याकिरा को आखिरी बार देखने के लिए कहता है, पर भैरवा उसकी बात ना मानकर उसे फोरेंसिक लैब में भेज देता है खून की जांच करने के लिए। अब उसकी रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि वो खून आर्यन का नहीं है, जिसके बाद आर्यन को छोड़ दिया जाता है। पर आर्यन को इस बात का दुख था कि वो आखिरी समय में याकिरा को देख नहीं पाया। वहीं यहाँ कोई सबूत न मिलने पर भैरवा को बहुत गुस्सा आता है और वो फाइल को बिखेर देता है। तब वो फाइल में कोल्ड स्टोरेज पढ़ता है और रमन राव के बेटे भीगू को कॉल करता है और उससे कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि इन सबकी इन्फॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में होगी। तब भैरवा कहता है कि ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। अब भैरवा के घर पहुंचने से पहले ही किलर भीगू के पास पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ भैरवा आ जाता है और किलर को वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद भैरवा जल्दी से भीगू को हॉस्पिटल पहुँचाता है क्योंकि उसकी हालत खराब थी। और यहाँ पहुँचने के बाद भीगू भैरवा को उसके घर पर पड़े फ्लावर पॉट के फिंगरप्रिंट्स निकलवाने को कहता है कि शायद उसमें खूनी के फिंगरप्रिंट आ गए होंगे, लेकिन जांच करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि खूनी इतना शातिर था कि उसने अपने हाथ ही जला दिए ताकि फिंगरप्रिंट्स आए ही ना। इधर भीगू के ज्यादा चोट लग जाने की वजह से उसे बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भैरवा फिर से इस केस को सॉल्व करने लगता है और रमन राव के कैंप की फोटो देखता है, जहां उसे पता चलता है कि रमन राव ने जिस गांव में कैंप किया था वहां के लोगों को अलग ही तरह की बीमारी थी, जिसमें लोग चावल या मीठा खाते तो वो नशे में हो जाते थे। इसके बाद हमें पास्ट में दिखाते हैं कि रमन राव को वहाँ के लोगों से पता चलता है कि वो कोई दवाई खा रहे हैं, जिसे चेक करने पर पता चला कि ये कोई एबीएस सिंड्रोम एक्टिवेट करता है और यहाँ के लोग इसे फीवर की गोली समझकर खा रहे थे। इसे खाने के बाद इनके अंदर का पानी अल्कोहल में बदल जाता है और ये नशे की हालत में हो जाते हैं। अब भैरवा अपनी टीम को बताता है कि रमन राव को उसकी ये मेडिसिन के बारे में पता चल गया था और इस वजह से किलर ने उन सब डॉक्टर्स को मार दिया। जिसके बाद वो मैत्री को उस गांव में जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है कि वो लोग कौन से मेडिकल से दवाई लेते थे और हो सकता है कि वो औरत उस रात जो तांत्रिक के पास गई थी उसकी बेटी को भी सेम यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसने बताया था कि वो कुछ भी खाती तो नशे में झूमने लगती। साथ ही भैरवा मैत्री को वहाँ के लोगों का खून लेकर आने को कहती है ताकि जांच करी जा सके, क्योंकि अब ये मामला उसका पर्सनल मैटर हो गया था। असल में मोना भी उसी गांव की रहने वाली थी और उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, जिस वजह से भैरवा कभी भी उसके माता पिता से मिलने नहीं गया था। पर जब मोना की डेथ हुई तब वो पहली बार उनसे मिलने उसके गांव जाता है। यहाँ भैरवा को पता चलता है कि उसके पिता ने मोना को मेडिकल से फीवर की दवाई दिलाई थी, क्योंकि उसे थोड़ा बुखार था, जिसे खाने के बाद जब भी मोना कुछ मीठा या चावल खाती थी तो वो नशे में हो जाती थी। इसके बाद भैरवा मोना की माँ से ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई उसके बारे में पूछता है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि इस घर में पहले शेट्टी परिवार रहा करता था, जो 2 भाई थे। बड़े वाले का नाम नागाराम शेट्टी था और छोटे वाले का नाम सीताराम शेट्टी। नागाराम की 2 बेटी थी, सुरभि और मेघा। साथ ही सीताराम की एक बेटी और एक बेटा था, जिनका नाम सुहाना और रिकी था। अब सुरभि और मेघा जब भी कॉलेज जाती थी तो उन्हें पटेल परिवार के 2 बेटे छेड़ते थे, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। जिसके बाद उनकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और एक दिन उन दोनों को लड़के वाले देखने आने वाले थे और उसी दिन सुरभि, मेघा और सुहाना कहीं जा रहे थे, जिनका बीच रास्ते में उन दोनों लड़कों ने रास्ता रोक लिया और उन्हें गन्ने का जूस पीने के लिए कहा। दरअसल इन दोनों ने उसमें शराब मिला रखी थी और यहाँ वो उस गन्ने के जूस को पीकर भी दिखाते हैं ताकि लड़कियों को उन पर भरोसा हो जाए। अब इन दोनों से पीछा छुड़वाने के लिए मेघा और सुरभि वो गन्ने का जूस पी लेते हैं, जिसे पीते ही उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। पर उन दोनों लड़कों के लिए इतना भी काफी नहीं था। उन दोनों ने वो शराब उस बच्ची सुहाना को भी पिला दी और वहाँ से चले गए। जिसके बाद वहाँ रिकी पहुँच जाता है और सुहाना को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। इधर पटेल परिवार के बेटे पूरे गाँव में ये बात फैला देते हैं कि शेट्टी परिवार की बेटियां शराब पीकर वहाँ पड़ी हैं, जिसके बाद शेट्टी परिवार की बहुत बदनामी होती है।
फिर सीताराम उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है और उनका रिश्ता भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सीताराम को बताते हैं कि सुहाना ने शराब पी रखी थी, जिसे पी के वो गिर गई और उसके सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। ये सब हो जाने के बाद सीताराम को समझ आता है कि शायद इन तीनों को किसी ने जबरदस्ती शराब पिलाई होगी, क्योंकि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर अब इन सब का कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि सुरभि और मेघा ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सीताराम, नागा शेट्टी और रिकी ये सारी बात बताने के लिए थाने जा रहे होते हैं, पर रास्ते में वो दोनों लड़के उनका एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिसमें सीताराम तो मर जाता है और नागाराम के पैर में चोट आ जाती है। वहीं रिकी बच गया था। अब पटेल परिवार के लोग पुलिस में पैसा खिलाकर ये केस भी बंद करवा देते हैं, जिसके बाद नागा शेट्टी रिकी को लेकर यहाँ से शहर चला गया और 6 महीने बाद वापस आकर उसने यहाँ पर एक दुकान खोली। फिर मोना की माँ बताती है कि वो दोनों लड़के मोना के मामा के बेटे थे और उनकी कुछ टाइम बाद ही मौत हो गई थी, जिसके 15 साल बाद ये बीमारी आई, जिसमें सिर्फ पटेल परिवार की मौत होने लगी। अब भैरवा को सब समझ आता है, किसी वजह से मोना का भी एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो भी तो पटेल ही थी। जिसके बाद भैरवा अपनी टीम के साथ मिलकर किसी तरह से नागाराम शेट्टी को पकड़ लेता है और उनसे पूछताछ करता है, जिस पर नागाराम शेट्टी कहता है कि हाँ, सारे खून मैंने ही किए हैं और वो टैबलेट भी मैंने ही बनाई है, जिससे मैंने पटेल परिवार के हर इंसान को मार दिया। फिर वो बताता है कि इस टैबलेट के बारे में जब उन डॉक्टर्स को पता चला तो मुझे ना चाहकर भी उन्हें मारना पड़ा, पर भीगू तो मासूम था, लेकिन उसके पास भी मेरे खिलाफ सबूत थे, इसलिए मैंने उसे भी मारने की कोशिश करी, पर तुम्हारे आने से वो बच गया। यहाँ तक कि मैंने इस केस को घुमाने के लिए बॉडी के साइड में फूल और बाकी चीजें रखी, ताकि पुलिस को लगे कि ये साइको किलर का काम है। जिस पर भैरवा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ खून किए हैं, पर इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है, क्योंकि तुम वो मेडिसिन बना नहीं सकते और उसे बनाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, जो सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, और तुम तो अनपढ़ हो। वहीं हमने जब भिगू के घर पर फिंगरप्रिंट्स की चेकिंग करी तो हमें एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, क्योंकि खूनी ने पहले ही अपने हाथ जला रखे थे, पर तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठीक हैं। यह सब कहकर भैरवा नागाराम से सच्चाई निकलवाने के लिए उसे मारने लगता है, जिसके बाद वो बताता है कि ये सब रिकी ने अपनी बहनों का बदला लेने के लिए किया है। वो हमेशा से पढ़ाई में तेज था, तो उसने MBBS करी और एक नई टैबलेट बनाई, जिसे लेने से सब नशे में आ जाते हैं। साथ ही वो भैरवा को बताता है कि अब रिकी को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर पूछ सकते हैं। तभी यहाँ भैरवा को पता चलता है कि नागाराम को हार्ट प्रॉब्लम है और उसके दिल में एक डिवाइस है, जिससे सारी बात वहाँ बैठा रिकी सुन रहा है। दरअसल नागाराम ने विकी को बचाने के लिए ये सब बोला था, जिसके बाद भैरवा उसी डिवाइस की लोकेशन से विकी को ट्रेस कर वहाँ तक पहुँच जाता है, जो अपनी बहन की कब्र पर वही फूल रख रहा होता है। तब उसे भैरवा बहुत मारता है, पर रिकी को तो अपनी गलती का जरा भी अफसोस नहीं था। साथ ही वो भैरवा को एक और बात बताता है कि जब वो अपनी बहन सुहाना को डॉक्टर के पास लेकर गया था, तो डॉक्टर ने गलती से उसे कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया था, वरना उसकी बहन तो उसी दिन बच जाती, और इसी कारण सुहाना की मौत हो गई। और डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ और ही बताया। वहीं हमें पता चलता है कि रिकी ने पुलिस के आने से पहले ही जहर खा रखा था। तब भैरवा उसे सुनाने लगता है कि तुमने मासूम लोगों को मारा है, और भीगू की तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी, और मोना ने भी कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने उसे पटेल होने के कारण मार दिया। पर अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रिकी उसी टाइम पर मर जाता है। यहाँ भैरवा देखता रह जाता है कि उसने खूनी को तो पकड़ लिया, पर उसे सजा नहीं दिलवा पाया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।